बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है, एज यू नो, हम होम्योस्टेसिस का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने किडनी की फिजियोलॉजी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उस पर हमने यूरिनरी सिस्टम को मेनली पढ़ा था, और उसके पूरे तमाम पार्ट्स को, और किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी की फिजियोलॉजी अब तक हमने डिस्कस कर ली। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वो वीडियो वहां से देख सकते हो। तो भाई, आज का जो टॉपिक है, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं किडनी प्रॉब्लम्स को। और किडनी प्रॉब्लम्स को हम शॉर्टली डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है रे। कि देखो, होता ये है कि एज यू नो, किडनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। मोस्टली पीपल जो है इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज इन्वॉल्व हैं। तो हम उनमें से आज एक डिजीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एज बढ़ती जाती है उस तरह से किडनी प्रॉब्लम का रिस्क फैक्टर भी बढ़ता जाता है। क्योंकि देखो, आपको पता है एजिंग जो है सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत सारी बीमारियों का डिटोरिएशन होने लग जाती है, सेल्स में, सेल की में डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं एज रिलेटेड, वो है इन फीमेल जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से, सही है, यूटीआई के चांसेस उस फीमेल में बढ़ने लग जाते हैं। सही है। यूं समझो कि मोर देन 65% जो चांस होते हैं ना, वो एजेड फीमेल में ज्यादा होते हैं। सही है। वैसे तो फीमेल में यूटीआई के चांसेस वैसे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो एजेड फीमेल है, जिनमें मेनोपॉज हो चुका है, उनमें और ज्यादा चांसेस बढ़ चुके होते हैं किसके, यूटीआई के। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम हो, उसमें इसकी जो हम स्टडी करते हैं, उसकी, उन तमाम डिजीज की और उनके ट्रीटमेंट की, तो ये हम एक स्पेसिफिक ब्रांच में करते हैं, और उस ब्रांच का नाम है यूरोलॉजी। जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, किडनी की जो स्टडी की जाती है वो नेफ्रोलॉजी में की जाती है, लेकिन जब हम उसके डिजीज को, उसके डिसऑर्डर्स को भी इंक्लूड करते हैं और फिर उसके ट्रीटमेंट को भी देख रहे होते हैं, तो ये जो ब्रांच बन जाती है हमारे पास, ये यूरोलॉजी की बन जाती है। तो भाई बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो यूटीआई से। यूटीआई नाम को जरा इसके समझते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट को जरा मैं आपको समझा दूं, लेकिन उससे पहले इन्फेक्शन के बारे में बता दूं। इन्फेक्शन हम कब यूज कर रहे होते हैं, ये जो टर्म है इन्फेक्शन का, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई बीमारी, कोई डिसफंक्शन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन की वजह से, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के किसी पार्ट में पेनिट्रेट कर जाए, और उसकी पेनिट्रेशन की वजह से हमारी बॉडी जो है, वहां पर जो है बीमारी, डिजीज प्रोड्यूस हो जाए, वहां पर डिसऑर्डर कॉज हो जाए, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज कहलाता है। सही है। इसी तरह से अब देखो, यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक को के बारे में मैं आपको बता दूं क्या होता है। किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, यानी यूरिन के बनने से लेकर यूरिन के बॉडी से रिमूव होने तक, जहां जहां से यूरिन गुजर रहा होता है, ये पूरा ट्रैक जो है यूरिनरी ट्रैक कहलाता है। और अगर इस ट्रैक में किसी जगह पे बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाए और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, चाहे सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होता है यूटीआई में, कुछ फंजाई भी, कुछ वायरस भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केस 90% बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व होता है। अच्छा, तो अगर इस वजह से इस पार्ट में, यूरिनरी ट्रैक में कोई भी डिजीज हो जाए, सही है, किसी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से, तो ये कहलाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सही। अब हर जगह के अलग अलग नाम है। जैसे कि लेट सपोज अगर यूरिथ्रा में कंटेमिनेशन है, यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये कहलाता है यूरिथ्राइटिस। और क्योंकि भाई आपको पता है कि किसी भी बॉडी में, किसी भी पार्ट में, जब भी कोई कंटेमिनेशन होती है, कब जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन अटैक करता है, तो होता ये है कि वहां पे सबसे पहले बॉडी इन रिस्पॉन्स ये करती है इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में। तो इन्फ्लेमेशन का वर्ड, इन जब भी किसी पार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है तो हम वहां पर आइटिस का वर्ड लगाते हैं। आइटिस, जब भी कहीं पे भी आइटिस का वर्ड समझ में आए ना, आइटिस सफिक्स नजर आए, तो आप समझ जाना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को। जैसे डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन स्किन, हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन लिवर,
तो इसी तरह से यूरिथ्रा में अगर कंटेमिनेशन हो गई, यूरिथ्रा में अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये कहलाएगा यूरिथराइटिस, और अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गई तो ये कहलाता है सिस्टाइटिस। और यहाँ तक जो यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक ब्लैडर से लेके यूरिथ्रा तक ये कहलाता है लोअर यूरिनरी ट्रैक, और फिर उसके बाद कहलाता है यूरिटर और किडनी, ये कहलाता है अपर यूरिनरी ट्रैक। सही है। अपर यूरिनरी ट्रैक यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूरिटर में यूटीआई के चांसेस बिल्कुल रेयर होते हैं। सही है, लेस देन 0.5%, बहुत रेयर होते हैं यूरिटर में इसके चांसेस। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसमें रेयर होते हैं। और अगर किडनी तक वो इन्फेक्शन पहुंच जाए तो ये कहलाता है पाइलियोनेफ्राइटिस। सही। तो ये नाम आपने याद रखने हैं। अब जरा आगे की बात समझते हैं। देखो भाई, ये मैंने दिखाया है मेल यूरिनरी ट्रैक, और ये दिखाया है फीमेल यूरिनरी ट्रैक। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो भाई, यहाँ अपर और अपर तो सेम ही होता है तकरीबन। लोअर में क्या डिफरेंस आ रहा है? लोअर में डिफरेंस ये आ रहा है कि एक जो मोस्ट कॉमन डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि मेल में जो है यूरिथ्रा का जो साइज होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया की वजह से लॉन्ग होता है, तकरीबन 8 इंचेस का, जबकि फीमेल में 1.5 इंचेस का साइज होता है यूरिथ्रा का। तो होता ये है कि यूरिथ्रा जो है मेल में जो है वो लॉन्ग है 8 इंचेस का, और फीमेल में जो है 1.5 इंचेस शॉर्ट है। तो होता ये है कि ज्यादातर जो कंटेमिनेशन, क्योंकि देखो आपको पता है इन्फेक्शन तभी होगी जब कंटेमिनेशन होगी, जब तक बैक्टीरिया जाएगा नहीं, जब तक पैथोजन उस जगह पे जाएगा नहीं तो इन्फेक्शन नहीं होगी। तो देखो मेल में जो है यूरिथ्रा का साइज लंबा है। अच्छा, ज्यादातर ज्यादातर जो यूटीआई होता है ना, यूटीआई ज्यादातर मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ केसेस में एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। सही। और ये ई कोलाई जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में रहता है। सही है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में रहता है, और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि ये हमारे फीकल मटेरियल से यानी स्टूल में से पास भी हो जाता है। तो देखो रेक्टल, अगर हम रेक्टल रूट की बात करें तो देखो रेक्टल रूट में ये जो मेल यूरिथ्रा है ये थोड़ा सा दूर है। सही है, रेक्टम से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि 8 इंचेस का है, लॉन्ग है। जबकि फीमेल में ये जो यूरिथ्रा है ये विजाइना से भी करीब है और एनएस से भी करीब है, जबकि मेल में ये यूरिथ्रा दूर है, इसकी जो ओपनिंग है ये दूर है। तो जिसकी वजह से फीमेल में जो है चांसेस किसके यूटीआई के ज्यादा होते हैं, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एनएस से निकल के बासानी वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन इस यूरिथ्रा से अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में वो दूर होता है। तो 50% चांसेस कम होते हैं मेल में यूटीआई के बनिस्बत फीमेल के। सही। अच्छा, यही चीज है। अच्छा, अब होता ये है कि अच्छा मेल में एक और चांस ये होता है कि मेल में होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी अगर जब कभी भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो प्रोस्टाइटिस कहलाता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल आपने यहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहना है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके के जो मेल है उनमें चांसेस ज्यादा क्यों नहीं होते और फीमेल में जो है चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एजेंट्स हैं हमारे पास कि किन बैक्टीरियाज की वजह से ये बीमारी हो रही होती है, जिसमें हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट जो है 90% 95% जो है यूटीआई उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है एस्चेरिशिया कोलाई। और इसके अलावा प्रोटियस वल्गैरिस, क्लेप्सिला निमोनियाई, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहते हैं। सही है। और वहां से जो है बाई चांस अगर ये उधर से निकल के यूरिनरी ट्रैक में आ गए तो जाके क्या कर देंगे, ये बीमारी फैला देंगे। यूरिनरी ट्रैक में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये यूटीआई कॉज कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा निजेरिया, गोनोरिया, ट्रैपोनिमा पैलिडियम, ये सारे इनमें से जो 3 के ऊपर के नाम लिखे ये हमारे माइक्रोफ्लोरा का पार्ट होते हैं, कहाँ के, डाइजेस्टिव सिस्टम के। अच्छा, जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक जगह पे बीमारी नहीं फैला रहे लेकिन दूसरी जगह पे जब उनको मौका मिल रहा है तो वो इन्फेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये कहलाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा खैर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स को जब हम बैक्टीरिया वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम यहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। ये हमने कुछ बात कर ली पॉजिटिव एजेंट्स की, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो होता ये है कि अब हम जरा देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कि किस तरह से ये इन्वेड करता है, किस तरह से आता है। देखो भाई, सबसे पहले होगी कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब है उस साइट पे उस पैथोजन का पहुंच जाना। सही है, ये कंटेमिनेशन है। अब जब वो बैक्टीरिया पहुंच गया अपने साइट पे, अब वो चाहे किसी भी साइट हो, चाहे यूरिथ्रा में हो, यूरिथ्रा में वो बैक्टीरिया पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद उसको एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिलता है, सही है, अच्छा मिल जाता है, तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। तो ये अगला स्टेप जो होता है वो होता है कॉलोनाइजेशन। अच्छा, इस वक्त तक बॉडी को कुछ पता नहीं होता। सही, कंटेमिनेशन हो गई, कॉलोनाइजेशन हो गया, बैक्टीरिया अपनी आबादी बढ़ाना
शुरू करेगा। जब आबादी बढ़ाना शुरू करता है तो बॉडी में अलार्म बज जाता है। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इन्फ्लेमेशन के लिए क्या जरूरी है? इन्फ्लेमेशन में आपको पता है हिस्टामिन रिलीज होते हैं। हिस्टामिन रिलीज होने के बाद वो वेजो डायलेशन करवा देते हैं, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। तो यानी ये स्वेलिंग, रेडनेस, ये इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? आपको पता है इन्फ्लेमेशन के अंदर ही ब्लड में से जो है न्यूट्रोफिल्स, जो फैगोसाइट्स होते हैं, वो इनफिल्टर होकर आते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन में, ताकि बैक्टीरिया को किल कर सकें। तो होगा क्या? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बाद यानी हिस्टामिन रिलीज हो गया, वेजो डायलेशन हो गई। वेजो डायलेशन के बाद जो है क्या होगा? वेजो डायलेशन के बाद जो है ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लूइड लीक करना शुरू हो जाते हैं, और वो टिश्यूज में, और जिन टिश्यू में कंटेमिनेशन हुई है वहां पर आना शुरू हो जाएंगे। सही। जैसे आपको बताया था ना कि लेट सपोज कि ये जो है, ये आपका ये टिश्यू है, ये ब्लैक से जो दिखाया है, और ये है बीच में से ब्लड वेसल जो जा रहा है। बहुत रफली बता रहा हूँ। तो अब हुआ है क्या? हिस्टामिन जब रिलीज होगा, क्योंकि जब कोई पैथोजन इन्वेड करता है तो लिम्फ में मौजूद, फ्लूइड में मौजूद जो बेसोफिल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से जो ब्लड वेसल है ये डायलेट हो गया। इसकी डायलेशन की वजह से इसकी परमेबिलिटी भी इंक्रीज कर गई, इससे फ्लूइड निकलना शुरू हो गए, इन साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आना शुरू हो जाएंगे। तो होगा क्या? जब फ्लूइड निकल के आने लगेंगे तो एक तो यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और इसकी डायलेशन की वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एरिया हो जाएगा रेड। सही है। और फिर पेन भी होने लग जाता है। तो खैर ये सारी चीजें होंगी। फिर उसके बाद ब्लड में से न्यूट्रोफिल्स जो है निकल के आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कहलाता है, ये स्टेप कहलाता है न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन, यानी न्यूट्रोफिल्स का ब्लड में से, सही है, ब्लड में से कहाँ निकल के आना? उस टिश्यू में। अब क्या होगा? न्यूट्रोफिल इन्वेजन के बाद, इनफिल्ट्रेशन के बाद अब क्या होगा? अब देखो यहाँ से डिपेंड करता है कि आइदर उस पर्सन में यूटीआई प्रोड्यूस होगा या नहीं। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में भी बैक्टीरिया चला जाता है यूरिनरी ट्रैक में, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा हो जाता है कि वो कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। कैसे बाहर? या तो बैक्टीरिया के आने की तादाद बहुत बहुत हेवी कंटेमिनेशन हो गई थी, या तो उस पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कमजोर था। देयर आर सेवरल फैक्टर जिसकी वजह से वो जो कॉलोनी थी वो वायरोलेंट हो जाती है। वायरोलेंट का मतलब आपको पता है अच्छी तरह से, वो बीमारी फैलाएगी। यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो अभी ये जो स्टेप था ये नॉन वायरोलेंट स्टेप था। सही है, ये था नॉन वायरोलेंट स्टेप। इन्फ्लेमेशन होती, थोड़ा सा पेन होता है, जलन होती है, और फिर खत्म हो जाता है। होता है ना कभी कभार यूरिनेशन में जलन हो रही है, फिर ठीक हो जाता है अक्सर। तो ये यहाँ तक का जो स्टेप था ये नॉन वायरोलेंट था। अब इससे ज्यादा ये कंट्रोल में होता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम इन्वेजन हो जाती है। इम्यून सिस्टम इवेजन, इम्यून सिस्टम इवेजन का मतलब ये होता है आसान अल्फाज में कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन हमारे इम्यून सिस्टम से बच के निकल जाए, सही, जैसे कोई चोर है, वो डिफेंस सिस्टम से, पुलिस से, रेंजर से बच के निकल जाता है, कोई गैंगस्टर है, कोई गैंग है, वो निकल जाती है, कामयाब हो जाता है, तो ये इवेजन है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर वो बैक्टीरिया है वो बच के निकल गया। कैसे बच के निकलता है? लेट्स सपोज कि वो बैक्टीरिया था कहाँ पे? ब्लैडर में। सही है। अब वो क्या था, वो क्या करता है, वो सेल के साथ, वो जो उसकी कॉलोनी होती है वो पूरी की पूरी सेल के साथ अटैच हो जाती है। सेल के साथ अटैच हो जाती है तो होता ये है कि आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि हमारा जो न्यूट्रोफिल है उसको पहचान नहीं पाता, सेल के साथ इस तरह मर्ज हो जाती है। तो जो ये जो मास बन चुका है जो सेल के साथ अटैच है, ये कहलाती है बायोफिल्म। सही है, ये क्या कहलाती है? बायोफिल्म। अच्छा, अब इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पा रहा, ये अब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सही, इसके मजे आ गए, क्योंकि क्या हो गया है, ये इम्यून सिस्टम से, ये हमारे इम्यून के सेल से, डब्ल्यूबीसी से बच चुका है। तो अब इसके मजे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, डिवाइड होता रहेगा। तो बैक्टीरिया मल्टी, अब ये स्ट्रांग भी हो रहा है क्योंकि अपनी फौज बढ़ा रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर भी पड़ जाता है इसके सामने। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये ताकत बढ़ती जाएगी इसकी, ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। सही है। जब यहाँ था तो जो अगला स्टेप होगा वो होगा असेंडिंग टू अपर यूरिनरी ट्रैक। सही। अच्छा देखो, यहाँ तक जो होता है ये यहाँ तक के जो इन्फेक्शन था, ये जो यूटीआई था, ये था लोअर यूटीआई, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। लेकिन जब वो इतना स्ट्रांग हो गया कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको ग्रैब नहीं कर पाया, तो अब क्या होगा, यानी इस सिचुएशन में यूजुअली मेडिसिन स्टार्ट कर देता है बंदा, लेकिन फिर भी अगर वो बढ़ता है, बर्दाश्त करता रहता है, स्टार्ट नहीं करता, लापरवाही बरतता है, तो अब वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ऊपर जाते जाते वो पहुंच जाएगा किडनी। अच्छा, क्योंकि अब देखो मैंने आपको बताया था कि यूरेटर में
चांसेस कम होते हैं, बिल्कुल रेयर होते हैं। इस वजह से कम होता है क्योंकि उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार उसने असेंडिंग ऊपर जाना शुरू कर दिया तो वो आसानी से इस थिन सी ट्यूब के ज़रिए से, जिसको यूरेटर कह रहे हैं, उससे के ज़रिए से किडनी में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा तो वो यहाँ पे इतना टाइम गुजारेगा नहीं, तो जिसकी वजह से यूरेटर में जो है इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। सही है, जिसकी वजह से यूरेटर में जो है यूटीआई उसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं। रेयर कह रहा हूँ, नो चांस नहीं कहा मैंने, होते हैं, ऐसा नहीं है कि यूरेटर में नहीं होगी इन्फ्लेमेशन, यूरेटर में इन्फेक्शन नहीं होगी, होंगे, लेकिन बहुत चांसेस रेयर होते हैं क्योंकि वो एक तो थिन सी ट्यूब है और वो आसानी के साथ बैक्टीरिया इसको क्रॉस करके किडनी तक पहुंच जाता है और कॉज कर देता है पाइलोनेफ्राइटिस। सही है, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब एक और चीज, अब अगर किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया, अब अगर अभी भी उस बंदे को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा, वो किडनी से वो चला जाएगा। आपको पता है किडनी में ब्लड भी कनेक्टेड है, तो किडनी से वो चला जाएगा ब्लड में। सही है, जब वो अगर ब्लड में चला गया तो ये कहलाता है यूरोसेप्सिस। यूरोसेप्सिस ब्लड में जाएगा, ब्लड में वो बैक्टीरिया क्या करेगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, सही है, शॉक प्रोड्यूस होगा और फिर वो पर्सन जो है कोमा में जा सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। सही है, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अभी आप रिस्क फैक्टर पढ़ने के अभी इस स्टेज पे नहीं हो, लेकिन फिलहाल बस इतना एक रिस्क फैक्टर मैंने बता दिया कि भाई मेल में कम होती है, फीमेल में ज़्यादा होती है, तो चांसेस बताइए। रिस्क फैक्टर में ये होता है कि अगर किसी पर्सन को पहले से भी यूटीआई हुआ होता है तो उसमें री इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन पर्सन को डायबिटीज़ होता है, जब डायबिटीज़ होती है और वो अनट्रीटेड होता है, यानी कंट्रोल नहीं होता, मतलब उनका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा रहता है, जब ब्लड में शुगर बढ़ा होगा ना कंटिन्यूअसली, तो यूरिन में भी बढ़ा होगा, यूरिन में बढ़ा होगा तो यूटीआई में, यानी इस ट्रैक में भी शुगर लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को ग्रो करने का अच्छा चांस मिल जाएगा। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है। एजिंग एक रिस्क फैक्टर है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी यूटीआई के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। सही है, ये तो हमने इसकी कुछ बात की। अब जरा सिम्टम को डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम बच्चों ये होता है कि अगर लोअर यूटीआई है, यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, तो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त नॉर्मली सिंपली ये हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, यूरिनेशन में पेन हो रहा होता है। सही है, और पेन होता है, सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है यूरिन की, लेकिन यूरिन इतना पास नहीं होता, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, यानी एक दफ़ा बहुत यूरिनेशन लगी, आप गए यूरिनेशन के लिए और यूरिन इतना पास नहीं हुआ, फिर आप आ गए, दर्द भी हो रहा था, दर्द की वजह से हम कोशिश करते हैं जल्दी से जितना यूरिन पास हो रहा है हो और फिर बाहर आ जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से सेंसेशन आएगी, फिर आप जाओगे, फिर ज़्यादा यूरिन नहीं निकलेगा, फिर उसके बाद वापस आओगे, फिर तो ये कहलाता है डिसयूरिया, डिसफंक्शन इन यूरिनेशन। अच्छा, रात में खास तौर पे इसका एहसास ज्यादा होता है, रात में यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है, बार बार आप उठ के जा रहे होते हो, तो ये कहलाता है नॉक्टियूरिया। सही, ये कहलाता है नॉक्टियूरिया। इसके अलावा जो यूरिन की अपीयरेंस होती है ना, वो एक तो WBCs यानी हमारे इम्यून के सेल्स भी होते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी होता है, तो वो पस लाइक जो होता है ना, यूरिन बन रहा होता है, पस, आपको पता है इन्फ्लेमेशन होती है तो पस भी प्रोड्यूस होता है, तो पसी यूरिन जो है निकल रहा होता है और उससे बहुत रोटन स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है स्पेसिफिकली उस यूरिन में से। सही है, तो ये सारे उसमें सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम ब्लीडिंग भी हो जाती है कि अगर कोई सेल रप्चर हो गया, यहाँ से ब्लड के सेल यहाँ से इन्फ्यूज कर गए, तो ब्लीडिंग भी होने लग जाती है यूरिनेशन में। ये तो हो गई लोअर ट्रैक में। अगर वो ऊपर तक पहुंच गया तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि उस वक्त फिर वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी किडनी की वजह से, मेलेजिया हो जाएगा, बॉडी में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ये सारे सिम्टम्स जो है उस वक्त अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, वॉमिटिंग होगी और फिर डिफरेंट प्रॉब्लम, मेलेजिया हो जाएगा, ये सब और पेन बहुत ज़्यादा होगा, रेडिएटिंग पेन होगा, यानी किडनी जिस रीजन में है वहां से पेन होता होता वो पेन रेडिएट कर रहा होगा बैक साइड की तरफ। ये तीन मेजर सिम्टम है, पेन होगा, वॉमिटिंग होगी और क्या होगा, मेलेजिया होगा। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इसमें स्पेसिफिकली हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सिम्टम्स थे इसके यूटीआई के। अब अगर हम देखें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट सिंपली ये होती है कि एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। सही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, अभी मैं उसके नाम, उसके मैकेनिज्म, वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना याद रखो कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स ही देना पड़ेगा। सही है, एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं। सही है, डोजिंग, ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर ही डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट होती है सिंपली, और इसकी डायग्नोसिस ये होती है कि सबसे पहले तो यूरिन की एनालिसिस की जाती है।
यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है, और फिर उसके अलावा अगर इससे से काम नहीं बनता, अगर अपर ट्रैक इन्फेक्शन है तो फिर अल्ट्रासाउंड निकाला जाता है, और सिस्टोस्कोपी की जाती है, यानी ब्लैडर को देखा जाता है। तो खैर ये सारी चीज़ें की जाती हैं, इन सारी चीज़ों से डायग्नोस किया जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की आसान अल्फाज में सिंपल तरीके से आपको समझाया जाए। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास किडनी स्टोन है, किडनी फेलियर है, फिर उसमें किडनी फेलियर में किडनी ट्रांसप्लांट है, और फिर इसके अलावा डायलिसिस है। बहुत सारी चीज़ें जो हमने फर्दर आगे के चैप्टर्स में कंटिन्यू करना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।